नमस्ते दोस्तों। आज अपन जो कछवा वंश पढ़ रहे हैं उसमें आगे के टॉपिक की बात करते हैं कि आगे किस प्रकार से शासन किया जाता है कछवा वंश के जो शासक है उनके द्वारा। देखो, इससे पहले हमने जो चीजें पढ़ी वो कछवा वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में थी। अब अपन चल रहे हैं कछवा वंश के अंतिम शासकों की ओर कि जो अंतिम शासक हुए हैं कछवा वंश में वो किस प्रकार अपना शासन चलाते हैं। अब अंग्रेजों का क्या होगा, आगमन होगा, तब की तक की बात करेंगे। तो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी ईश्वरी सिंह और माधो सिंह की कि ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य किस प्रकार से युद्ध होता है और आगे चल के वो मराठों को किस प्रकार से पराजित करते। पहले हमने ईश्वरी सिंह के बारे में पढ़ा कि ईश्वरी सिंह जो थे वो सवाई जय सिंह के पुत्र थे और माधो सिंह दोनों सवाई जय सिंह के पुत्र थे। लेकिन जब देवारी समझौता हुआ उस टाइम क्या हुआ था कि जो अमर कंवरी है, कहाँ की राजकुमारी, मेवाड़ की राजकुमारी अमर कंवरी थी, उससे जो उत्पन्न पुत्र होगा उसी को क्या बनाया जाएगा राजा, क्योंकि ये देवारी समझौते में तय हो गया था। लेकिन माधव सिंह जो था वो कहा, मेवाड़ से जो राजकुमारी थी उससे उत्पन्न पुत्र था, इसके लिए उसको क्या राजा बनना था। लेकिन सवाई जय सिंह किसको बना देता है, ईश्वरी सिंह को राजकुमार घोषित कर देता है। तो दोनों के मध्य क्या हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो ईश्वरी सिंह और किसके मध्य, जो हमारे माधो सिंह है, और उसी को किस नाम से जाना जाता है, राजमहल का युद्ध कहा जाता है। राजमहल का युद्ध कहा जाता है। हुआ कभी, राजमहल का युद्ध होता है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। ईश्वरी सिंह का सहयोग करते इसमें सूरजमल, जो भरतपुर के क्या होते हैं, शासक होते हैं। भरतपुर का शासक होता है, होने के पीछे कारण है सवाई जय सिंह क्या किया था, याद हो तो भरतपुर की लड़ाई हुई थी बदन सिंह और मोहम्मद के मध्य। तो बदन सिंह का क्या किया था, सहयोग किया था, और बदन सिंह का सहयोग करने पे क्या उसे डी की जागीरी मिली थी। डी की जागीरी मिली, इसलिए सूरजमल क्या करता है, ईश्वरी सिंह का सहयोग करता है। उधर माधो सिंह का सहयोग करने के लिए मेवाड़ से आते हैं, बूंदी का शासक आता है, कोटा का शासक आता है और मराठे आते हैं। दोनों के मध्य युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में कौन हार जाता है, माधो सिंह हार जाता है। माधो सिंह हारता है तो ईश्वरी सिंह जीत की खुशी में ईसर लाट क्या करता है, निर्माण करता है, जो 7 मंजिला है ईसर लाट। क्योंकि जो भी शासक हुए हैं ना वो क्या करते हैं, जीत की खुशी में कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया सहारनपुर की विजय के पश्चात, वैसे ही हमारे जो आमेर है वहां जो ईश्वरी सिंह है उसने ईसर लाट का क्या कर दिया, निर्माण करवाया, बनवाया, जो 7 मंजिला है। इसके बाद में बगरू का युद्ध होता है। बगरू के युद्ध में भी किन किन के मध्य, ईश्वरी सिंह के मध्य, और हुआ किसके मध्य, जो हमारे माधो सिंह है उसके मध्य। इस युद्ध में कौन हार जाता है, ईश्वरी सिंह हार जाता है। और हारता है तो क्या होता है, 5 परगने किसको देने पड़ जाते हैं, जो माधो सिंह है उसको क्या दिए जाते हैं, 5 परगने दिए जाते हैं हार जाने पे। इसके अलावा जो मराठे हैं वो हरजाना भी लेते हैं, किसके पास, ईश्वरी सिंह के पास। बाद में लगातार हरजाना लिए जाते हैं, कौन, मराठे। मराठों का इस टाइम क्या था, प्रभुत्व जो था वो बढ़ रहा था, यानी कि वो साम्राज्य विस्तार की नीति अपना चुके थे और बढ़ाने में लगे हुए थे। चारों तरफ टैक्स ले रहे थे। एक तो उनका था सर देशमुखी और एक था चौथ। तो जो बाहर के जो भी राज्य थे उनसे, बाहरी रियासतों से चौथ टैक्स लेते थे मराठी। तो वैसे ही वो क्या ले रहे थे ईश्वरी सिंह से भी। ईश्वरी सिंह क्या हुआ, परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हुआ उनसे, और परेशान होके क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, जहर का लेता है कि मैं इससे अच्छा है, मराठों को हर जाने देने से अच्छा है कि मैं क्या कर लूं, मर जाना ही अच्छा है। इसके मरने के बाद जो अगला राजा बनता है वो माधो सिंह बनता है। माधो सिंह बन गया, लेकिन इससे पहले तो मराठों क्या कर रहे थे, माधो सिंह का सहयोग कर रहे थे। अब क्या हुआ कि मराठे को लगा कि आगे आने वाला शासक कौन है, माधो सिंह है। तो माधो सिंह से क्या टैक्स लेने के लिए कहने लगे कि आप हमें क्या दोगे, अब टैक्स दोगे। लेकिन माधो सिंह ने मना कर दिया। मना करता है तो क्या हुआ, अब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो क्या होता है, कत्लेआम करवाता है इनके मराठों का, जयपुर में बहुत बुरी तरह से उनको क्या करवा देता है, मरवा देता है। इसके अलावा और उनके बारे में हमने पढ़ा था कि जो चाकसू है वहां शीतला माता का मंदिर बनवाया, किसने,
जो हमारे माधो सिंह हैं। इसके अलावा मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया। ये भी कहा जाता है कि जो मोती डूंगरी महल है, वहाँ गणेश जी की मोती डूंगरी में जो मूर्ति लगी हुई है, वो इसकी किसी रानी अपने पीहर से लेके आई थी, उसी की स्थापना की थी वहां। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो शासन है उसको बढ़ाना चालू किया। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और अगला शासक की बात करते हैं हम पर प्रताप सिंह की। माधव सिंह का जो पुत्र था प्रताप सिंह, अगला शासक बनता है। कहाँ का, आमेर का, और शासन करता है 1778 से लेके 1803 तक। 1803 तक क्या करता है शासक, सुनो इसके बारे में। आगे आने वाला शासक बन गया मराठे। क्या करते जा रहे, निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाते जा रहे हैं, कि आगे आने वाली निरंतर जो शक्ति है उसे बढ़ाए जा रहे हैं मराठे। तो प्रताप से भी क्या करना चाहे, उन्होंने टैक्स लेना चाहा, लेकिन प्रताप के साथ एक युद्ध हो जाता है, और वो युद्ध होता है तुंगा का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, तुंगा का युद्ध। और हुआ कब, 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ। और तुंगा का युद्ध होता किन किन के मध्य है, प्रताप सिंह और मराठे। मराठों की ओर से इस युद्ध में महा जी, जो मराठे सरकार के उस समय पेशवा थे, महानंदी सिंधिया। ये तो मराठों की ओर से आते हैं महानंदी सिंधिया। और प्रताप सिंह हमारे कहां से रहता है, जो हमारा जयपुर है वहां से। दोनों के मध्य कौन सा, तुंगा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में हार कौन जाता है, हार होती है मराठों की, विजय होती है किसकी, प्रताप सिंह की। अब सुनो, तुंगा के युद्ध में एक ही बार आता है अपनी जिंदगी में। इस युद्ध में इसको क्या आती है, बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है महारानी सिंधिया को। अब तक जो भी युद्ध किए हैं बंदे ने, वो सारे जीते हैं। एक भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसमें महारानी सिंधिया को कोई हार दिखा सके। लेकिन प्रताप सिंह ने क्या इसको हार दिखाई। मैं एक बार तो ये भी सोचते हैं यार, कि हमारे जो कछुआ वंश है उसमें भी एक ऐसा युद्ध हुआ जिसको लोग याद करें। जैसे हल्दी घाटी द्वेर का युद्ध याद करते हैं, वैसे तुंगा के युद्ध को भी क्या किया जाना चाहिए, याद किया जाना चाहिए। कि उस टाइम जब मराठे किसी से, पूरे भारत में किसी से भी नहीं डर रहे थे, उस टाइम एक बंदे ने क्या की, मराठों को हार का सामना करवा दिया। तो उस युद्ध का तो वर्णन मिले ना कहीं, तो उस युद्ध की जानकारी तो मिले। ऐसे युद्ध के बारे में जानकारी अधिक से अधिक ली जानी। इस युद्ध में हारने के बाद इसने क्या कहा, महारानी सिंधिया ने, कि मैं इस जोधपुर को और किसको, जयपुर को क्या कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मेरा बस चलेगा। तो इसका बस से चलाया नहीं। लेकिन इस युद्ध में सहयोग किसने किया था, जोधपुर के शासक थे विजय सिंह। ये क्या करते हैं, सहयोग करते हैं किसका, प्रताप सिंह का। तुंगा का युद्ध हुआ कभी, यहाँ देख याद क्या करना है, तुंगा का युद्ध हुआ कभी 1787 में। प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह का सहयोग करता है विजय सिंह, जो जोधपुर के शासक है। और मराठों की ओर से महारानी सिंधिया क्या करने आते हैं, युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। किस युद्ध में, तुंगा के युद्ध में। और ये दोनों मिलकर किसको हरा देते हैं, मराठों को पराजित करते हैं। अगला युद्ध होता है पाटन का युद्ध। और उस युद्ध की बात करते हैं, पाटन का युद्ध किस प्रकार से चलता है। पाटन का युद्ध, और पाटन का युद्ध होता है 1789। और पाटन है हमारे कहा, अजमेर में। पाटन कहाँ है, अजमेर में है। और पाटन का युद्ध भी किन किन के मध्य होगा, मराठों के मध्य, और कौन, हमारे प्रताप सिंह के मध्य। तो देखो, एक प्रताप सिंह का फिर सहयोग कौन कर रहा है, विजय सिंह। प्रताप सिंह का फिर से सहयोग कौन कर रहा है, विजय सिंह सहयोग कर रहा है। और मराठे, इस तरह मराठे, और मराठों की ओर से सेनापति कौन आता है, जो डी बोर्ड, एक अंग्रेज अधिकारी था, वो सेनापति बनकर आता है। इस युद्ध में प्रताप सिंह को क्या कर देता है, पराजित। इन दोनों को ये क्या करता है, पराजित करता है।
और जीत किनकी हो जाती है? मराठों की क्या होती है इस युद्ध में? विजय होती है। मराठे इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। कौन से युद्ध में? पाटन के युद्ध में। होता कब है? 1789 में। और पाटन है कहाँ? अजमेर में है। प्रताप सिंह इस युद्ध में हार जाता है। कौन से युद्ध में? जो पाटन का युद्ध हुआ उस युद्ध में। इस युद्ध में अब सुनो आगे, इसी युद्ध में जप्पा सिंधिया की क्या करते हैं? हत्या हो जाती है। जयप्पा सिंधिया की क्या कर दी जाती है? पाटन के युद्ध में हत्या कर दी जाती है। इसे हत्या के कारण क्या देना पड़ जाता है? जो बूंदी का अजमेर का तारागढ़, और वो भी कौन सा? अजमेर का एक दुर्ग है अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग, वो मराठों को देना पड़ जाता है। किसकी? जयप्पा सिंधिया की हत्या करने के कारण कौन सा? जो हमारे तारागढ़ दुर्ग है अजमेर का, वो देना पड़ जाता है। किसको? मराठों को देना पड़ जाता है। इसके बाद में और देखते हैं आगे। तो पाटन का जो युद्ध था वो हमारे प्रताप सिंह का सहयोग और विजय सिंह उसकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसके अलावा मराठे एक तरफ से युद्ध करने आते हैं और मराठों का सेनापति एक अंग्रेज अधिकारी डी बोर्ड होता है। सेनापति डी बोर्ड क्या कर लेता है? इस युद्ध को विजय प्राप्त कर लेता है, जीत जाता है। इस युद्ध में जयप्पा सिंधिया की क्या होती है? हत्या हो जाती है। और हत्या होने के कारण क्या किया जाता है? तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर का है वो किसको दे दिया जाता है? मराठों को दे दिया जाता है। ये होता है क्या? हमारे पाटन का युद्ध। अगले युद्ध की बात करते हैं तो अगला युद्ध है मालपुरा का युद्ध। प्रताप सिंह के समय ही एक और युद्ध होता है और वो कौन सा है? मालपुरा का युद्ध। देखो अगला युद्ध मालपुरा का युद्ध होता है। सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। आगे देखते हैं मालवा का युद्ध। मालपुरा का युद्ध। मालपुरा का युद्ध वही एक तरफ हमारे प्रताप सिंह, इस तरफ प्रताप सिंह, इस बार प्रताप सिंह का सहयोग दे रहे हैं भीम सिंह। इस बार प्रताप सिंह का सहयोग जो जोधपुर से है वो भीम सिंह दे रहे हैं और एक तरफ मराठे हैं। इसी युद्ध में भी किसकी विजय होती है? मराठों की ही विजय होती है। पहला जो युद्ध हुआ उसमें तो किसकी? जो हमारे तुंगा का युद्ध होता है उसमें तो प्रताप सिंह की विजय होती है। फिर उसके बाद में पाटन का युद्ध होता है और पाटन के युद्ध में किसकी हो जाती है? हमारे मराठों की विजय होती है। फिर वापस मालपुरा के युद्ध के अंदर किसकी हो जाती है? जो मराठे हैं उन्हीं की क्या होती है? विजय होती है। ये तो क्या हो गया? इसके युद्ध हो गए। अब बात करते हैं इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की कि प्रताप सिंह की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो क्या है? संस्कृति में इन्होंने क्या योगदान दिया? वेरी इंपॉर्टेंट। आज अपन सब में जानते हैं कि हवा महल अपना, तो हवा महल की भी स्थापना किसने की थी? जो हमारे प्रताप सिंह थे उन्होंने ही हवा महल की नींव रखी। तो सबसे पहले ही हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हवा महल के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कि प्रताप सिंह के समय क्या बनाया गया? हवा महल का निर्माण किया जाता है। तो 1799 में इसका क्या होता है? निर्माण किया जाता है। वास्तुकार की बात करें, वास्तुकार थे लालचंद उस्ता क्या है? इसके वास्तुकार है। किसके? हवा महल का निर्माण करवाया प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799 में। वास्तुकार कौन है इसके? लालचंद उस्ता है। ये हमारे कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का है। 5 मंजिली क्या है? इमारत है। 5 मंजिल की इमारत है। पहले नंबर की बात करें तो सरद, दूसरी मंजिल को किस नाम से? रतन, तीसरी मंजिल को जानते हैं विचित्र, अगली मंजिल को किस नाम से? तो प्रकाश,
और पांचवी जो मंजिल है हवा। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। पहली मंजिल को शरद के नाम से, दूसरी रत्न, तीसरा विचित्र, चौथी प्रकाश और पांचवी हवा। ये क्या है? 5 मंजिला है हमारा कौन, जो हवा महल है, उसको इस नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इसके आगे की बात करें इसमें, कि नाम से तो जान गए, इसकी आकृति कैसी है, इनके आकार कैसा है। तो इसका आकार है कृष्ण के मुकुट के समान। क्या इसकी आकृति है? क्वेश्चन ये बन गया, हवा महल जो हमारा है उसकी आकृति कैसी है? तो जो कृष्ण भगवान का मुकुट है उसके आकार की है, क्योंकि वो देखने में जैसा दिखाई देता है वैसा का वैसा हमारा क्या दिखाई देता है? हवा महल दिखाई देता है। क्लियर? क्या आकृति पूछे तो हवा महल जैसी। और ये बनाई क्यों गई? वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि बनाई क्यों। यहां से जो रानियां होती थी वो तीज और गणगौर की सवारी देखती थी। हमारे जयपुर की क्या थी? तीज भी प्रसिद्ध है और गणगौर भी प्रसिद्ध है। वैसे तीज देखे तो एक बूंदी की भी प्रसिद्ध है, कजली तीज, बूढ़ी तीज। लेकिन हमारे राजस्थान में जयपुर की क्या? तीज और गणगौर दोनों प्रसिद्ध है। तो दोनों को देखने के लिए किसका निर्माण किया गया? हवा महल का। यहां से रानियां क्या देखती है? तीज व गणगौर की सवारी किसके द्वारा देखी जाती है? रानियों के द्वारा देखी जाती थी यहाँ चढ़ के इस हवा महल के अंदर। अब काव्य, अब ये ऐसे ही नहीं, ये काव्य में भी थे। तो इनके काव्य लिखना, इनकी प्रसिद्धि थी, इनको काव्य लिखना अच्छा लगता था। तो इनके काव्य गुरु हुए हैं गणपति भारती। काव्य गुरु की बात करें तो काव्य गुरु कौन है इनके? गणपति भारती क्या है? काव्य गुरु है। समझा कि प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ रहे हैं अपन, सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात ही कर रहे हैं। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहले हवा महल की बात की, कि हवा महल का निर्माण 1799 में प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। इसके वास्तुकार, इनके डिजाइन तैयार करने का काम करता है लालचंद उस्ता। ये है कितने मंजिल का? तो 5 मंजिल का है। पहली मंजिल है शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। ये इसकी 5 मंजिलें हैं। आगे की बात करें तो आकृति कैसी है इसकी? तो कृष्ण के मुकुट के समान क्या है इसकी आकृति है। और बनाया क्यों गया? तीज व गणगौर की सवारी देखने के लिए। जो भी रानियां थी वो उन हवा महल पे चढ़ के किसकी सवारी देखा करती थी? तीज और गणगौर की क्या सवारी देखा करते थे। आगे बात करें तो ये क्या थे? काव्यों में भी श्रेष्ठ थे। प्रताप सिंह काव्य लिखने में, काव्यों के जानकार, इन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम करवाए। वो सारे के अपन आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या काव्य, और इनके काव्य गुरु की बात करें तो काव्य गुरु कौन है इनके? गणपति भारती है। प्रताप सिंह क्या लिखते थे? कविताएं भी लिखते थे। और कविताएं लिखते थे तो प्रताप सिंह किस नाम से? ब्रजनिधि के नाम से। ब्रजनिधि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रताप सिंह है उनके द्वारा कविताएं लिखी जाती थी, पोएम लिखता था। तो वो किस नाम से लिखता था? तो नाम क्या है? ब्रजनिधि नाम से किताबों का क्या करता था? रचना करता था, सृजन करता था प्रताप सिंह। ये बात हो गई। इसके आगे की बात करें तो आगे प्रताप सिंह संगीत गुरु, संगीत में भी विश्वास रखता था। जैसे हमारे जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं वह संगीत में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल निभाता है वो हमारे समुद्रगुप्त होते हैं। समुद्रगुप्त होते हैं। तो यहाँ ये भी क्या करता है? संगीत में विश्वास रखता है। तो संगीत के गुरु की बात कर ले कि इनके संगीत के जो गुरु है वो कौन है? संगीत के गुरु कौन है? तो संगीत गुरु की बात करते हैं। संगीत गुरु, और संगीत गुरु हुए इनके चांद खां। चांद खां समझ में आई आता है कि संगीत गुरु कौन हुए इनके? चांद खां हुए। चांद खां संगीत गुरु थे जिसको इन्होंने उपाधि दी। अब चांद खां को क्या की? मान सिंह क्या, प्रताप सिंह के द्वारा उपाधि दी जाती है, और वो होती है बुद्ध प्रकाश की। उपाधि की बात करें, उपाधि दे दी बुद्ध प्रकाश की। ये तो क्या है?
चांद खा की उपाधि है। पहले तो बात करें संगीत गुरु कौन है, चांद खा है। चांद खा को उपाधि क्या दी इसने, बृहद प्रकाश की उपाधि, और पुस्तक लिखते थे सूर सागर नाम से। ये पुस्तक किस नाम से लिखते थे, स्वर सागर नाम से क्या लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं। और जयपुर में एक संगीत का आयोजन करवाया। जयपुर में क्या करता है, संगीत दरबार लगा दिया कि जो भी संगीतकार है बड़े बड़े, उन संगीतकारों को यहाँ बुलाया जाएगा, संगीत बजवाए जाएंगे, देखते हैं सबसे अच्छा कौन गाता है। तो संगीत का आयोजन भी कौन करवाता है, प्रताप सिंह करवाता है, संगीत कमेटी का आयोजन करता है। क्लियर। संगीत गुरु कौन है इनके, चांद का, उपाधि है बृहद प्रकाश की, पुस्तक है स्वर सागर, स्वर रह हो रहा है इसमें, स्वर सागर। और इनके द्वारा, प्रताप सिंह के द्वारा संगीत आयोजन करवाया जाता है, संगीतकारिता का आयोजन करवाया जाता है। कहाँ, हमारे जयपुर के अंदर। इस सम्मेलन में एक पुस्तक लिखी जाती है। अब सम्मेलन करवा दिया किसका, संगीत सम्मेलन। देखते हैं, देखिए क्या होता है। संगीत सम्मेलन करवाया। संगीत सम्मेलन में राधा गोविंद, राधा गोविंद से पहले राधा ही आती है, गोविंद सार पुस्तक लिखी गई। सब के सब जो संगीतकार है वो बैठ के किस पे, राधा गोविंद सार पुस्तक अंकित करते हैं। कहा, संगीत सम्मेलन में। और वो किसके समय में होती है, प्रताप सिंह के समय होती है। ये प्रताप सिंह की कुछ अन्य बातें। अब बात करें कि प्रताप सिंह के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आमेर चित्र शैली का स्वर्ण काल, आमेर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब यहां से एक चीज याद आ रही होगी, सवाई जयसिंह पढ़े थे, तो सवाई जयसिंह में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो सवाई जयसिंह है उन्होंने सूरत खाने का निर्माण करवाया था, यानी चित्रों को संग्रहित रखने का क्या किया उन्होंने, निर्माण करवाया कि यहाँ चित्रों को क्या रखा जाएगा, संग्रहित रखा जाएगा, इकट्ठा करके रखा जाएगा। इन्होंने भी क्या की, चित्रकला को बढ़ावा दिया। और चित्रकला को बढ़ावा दिया तो इनके काल को किस नाम से जाना गया, आमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा गया। स्वर्ण काल कहने का कारण यह रहा कि इन्होंने किनकी स्कूलों की स्थापना की, स्थापना चित्रों के लिए स्कूलों की क्या की, स्थापना की। और इनके मुख्य चित्रकार की बात करें तो लालचंद क्या थे, मुख्य चित्रकार है। मुख्य चित्रकार कौन है, लालचंद। लालचंद मुख्य चित्रकार है। और इनकी मुख्य पशुओं की लड़ाई, पशुओं की लड़ाई क्या है, प्रमुख चित्र है इनका, किसका, लालचंद का। यहाँ याद क्या करना है कि आमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया, प्रताप सिंह के काल को। क्यों कहा गया, क्योंकि जो चित्रकार है वो स्वर्ण काल के लाया। क्यों कहलाया, क्योंकि इन्होंने विद्यालयों की स्थापना की, स्कूलों की स्थापना की, चित्रशैली को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि चित्रशैली को ही एक अलग डायरेक्शन देने के लिए, अलग दिशा प्रदान करने के लिए स्कूलों का निर्माण किया। इनके समय में मुख्य चित्रकार हुए वो थे लालचंद। और लालचंद क्या करते थे, पशुओं की लड़ाई का अनोखा चित्र बनाते थे, अनूठा चित्र बनाया करते थे। ये होता है प्रताप सिंह के बारे में। और इसके बारे में आगे की बात करते हैं, तो आगे और क्या क्या किया इसने उसकी बात करते हैं। देखो आगे, अब जो दरबार में क्या हुए, इसके 22 विद्वान, इस प्रताप सिंह के दरबार में कितने विद्वान रहते थे, 22, जिन्हें रहने के लिए उनकी व्यवस्था की गई। उन्हें 22 या गंधर्व, इनको क्या कहा जाता था, 22 या गंधर्व। और इनके रहने के लिए एक स्थान का निर्माण कराया कि 22 के 22 विद्वान कहाँ रहेंगे, गुणीजन खाना, गुणीजन खाना। समझ में आई ये चीज। देखो दोबारा एक बार कि प्रताप सिंह है और प्रताप सिंह के दरबार के अंदर 22 विद्वान रहते थे। जैसे हमने पढ़ा था अकबर पढ़ते हैं तो अकबर में 9 रत्न थे, तो वो विद्वान ही तो है। वैसे ही विद्वान कहाँ रहते हैं, हमारे जो प्रताप सिंह है उनके दरबार में रहते हैं।
उनके दरबार में अगर 22 विद्वान रह रहे हैं तो उनके रहने के लिए उनको किस नाम से जाना जाता है? बाईसी या गंधर्व के नाम से जाना जाता है। अब इसके गुणीजन खाना, इन्होंने क्या बनवाया? गुणीजन खाना। कि 22 लोग हैं विद्वान, तो उनके रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गई कि ये अलग से जहां रहेंगे उसी स्थान को किस नाम से? गुणीजन खाने के नाम से क्या जाएगा? जाना जाएगा। ये किसका? प्रताप सिंह की बात है, प्रताप सिंह की हो गई। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यह है कि प्रताप सिंह में हमने हवा महल पढ़ा, तो हवा महल का निर्माण करवा दिया कभी 1799 में। उसके वास्तुकार रहे लालचंद उस्ता। बनाया क्यों गया? क्योंकि गणगौर की और तेज की सवारी रानियों के द्वारा देखी जाती थी। उसके अलावा उसमें 5 मंजिल का है हवा महल। शरद, विचित्र, हवा, प्रकाश और ये 5 है। इसके अलावा आकृति की बात करें तो उसकी आकृति किसके समान है? जो हमारे कृष्ण जी है उनके मुकुट के समान है। इसके बाद में उनकी बात करें कि वो किताब लिखने में यानी कि माहिर थे, काव्य, तो उनके काव्य गुरु हुए। तो काव्य गुरु उनके गणपति भारती थे। उनके जो काव्य गुरु कौन हो गए? गणपति भारती हो गए। फिर उनके बाद में संगीत गुरु की बात करें तो संगीत गुरु चांद खां थे, और चांद खां को उपाधि क्या दी गई थी? बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी गई। पुस्तक लिखते थे वो किस नाम से? स्वर सागर के नाम से पुस्तक लिखते थे। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो प्रताप सिंह है उन्होंने क्या की थी? आमेर के अंदर ही क्या करवाई? एक संगीत संध्या रखी, संगीत का रखा, और उसमें राधा गोविंद संगीत सार के नाम से एक पुस्तक लिखी गई। इसके अलावा और भी चीजें हमने 22 विद्वानों के बारे में पढ़ लिया। उनके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उनके समय में एक चित्रकार हुए हैं प्रमुख, वो है लालचंद। और लालचंद ने ही क्या की है? पशुओं की लड़ाई की चित्र बनाए, जो उनके क्या थे? प्रमुख थे। आगे बात करेंगे जगत सिंह की। अभी हाँ, आगे की जो बात है, अगला शासक हुआ उसकी बात करते हैं। ये क्या हो गया? प्रताप सिंह हो गया। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो प्रताप सिंह में तो आप कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो और कमेंट किया करो, और चैनल को क्या सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अब बात करें जगत सिंह सेकंड। अब आगे इंटरेस्टिंग राजा जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड की बात करते हैं तो जगत सिंह सेकंड ने क्या किया है? सबसे पहले तो 15 अप्रैल 1818 को 15 अप्रैल 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। संधि 15 अप्रैल 1818 को अंग्रेजों के साथ क्या करता है? संधि करता है। कौन? जो हमारे जगत सिंह सेकंड हुए। संधि तो कर ली, क्योंकि इससे पहले सारे ही राजाओं ने क्या कर रहे थे? संधि। जैसे मारवाड़ में भीम सिंह ने कर ली, यहाँ हमारे जयपुर में जगत सिंह सेकंड ने। अब अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लग गया था कि अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना होने लग गई, और जो हमारे राजा महाराजा थे उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई, वैसे शक्तिशाली नहीं रहे। जब मुगल बादशाह जहांगीर ने व्यापार की अनुमति दे दी, तो ये तो क्या है? छोटे मोटे राजा है। व्यापार की अनुमति के बाद उन्होंने निरंतर प्रयास करना शुरू कर दिया कि हम भारत पे किसी भी प्रकार से क्या कर ले? अधिकार स्थापित करना शुरू कर दे, निरंतर स्थापित करना शुरू कर दे। ऐसे ही क्या कर रहे थे? उसी लिस्ट में हमारे जयपुर का भी नाम आता है, और जयपुर के शासक जगत सिंह ने क्या की? अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? जो हमारे अंग्रेज थे उनकी। इसके अलावा अगली बात करें इसमें तो अगली बात है, इसकी एक प्रेमिका थी, प्रेमिका रस कपूर। देखो प्रेमिका कैसी थी? रस कपूर पहले एक डांसर हुआ करती, नाच गाना दिखाती। जो गुणीजन खाना था वहां नाचने वाली थी। कौन? रस कपूर। अब नाच देखने के लिए, डांस देखने के लिए कौन जाते? बड़े बड़े जो लोग हुआ करते वो जाते, जैसे सेठ हो गए, व्यापारी लोग हो गए, और सामंत लोग हुए। वो लोग कहाँ जाते थे? धीरे धीरे कहाँ? जो धीरे धीरे क्या कहाँ? जहां पे ये क्या करती? डांस करती। शाम को डांस देखने के लिए जाया करते थे। किसका? रस कपूर का। अब जैसे राजा को पता चला तो राजा भी एक दिन क्या करा? डांस देखने के लिए चला गया।
डांस भी पसंद आया और डांस के साथ साथ रस कपूर भी पसंद आ गई। रस कपूर पसंद आई तो राजा ने क्या किया, रस कपूर को कहाँ ले आया, अपने जो राज है वहां ले आया, महलों के अंदर ले आया रस कपूर को। महलों में ले आया तो महलों में रहने लग गई, थोड़े दिन रही, फिर डिमांड रखना शुरू कर दिया धीरे धीरे कि आप मेरे को ले तो आए, यहाँ रखते हो, दरबार में ले जाते नहीं हो। तो कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप कहो तो आज ले चले दरबार में। रस कपूर को दरबार में ले आया जगत सिंह, दरबार में ले आया। थोड़े दिन बाद फिर कि आपके तो जो सामंत लोग आप ही को प्रणाम करते हैं। जगत सिंह ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, सामंतों को कह दिया, लोगों को कह दिया कि आप आओगे तो मेरे को भी क्या करोगे, प्रणाम, और जो रस कपूर है उसको भी क्या करोगे, प्रणाम करोगे। जो जो सामंत लोग थे वही क्या करने लग गए थे, परिणाम। सामंत लोग थे उन्हीं को कि यार राजा को तो कर रहे हैं, ठीक है वहां तक, लेकिन इस रस कपूर को भी क्या करना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है। इसी समय क्या हो जाता है, एक युद्ध शुरू होता है और उस युद्ध का नाम है घिंगोली, घिंगोली का युद्ध। और ये होता कब है, घिंगोली का युद्ध होता है 1808 में। देखो घिंगोली का युद्ध क्यों होता है कि मारवाड़, जो मारवाड़ है वहां का था भीम सिंह, मारवाड़ का शासक है भीम सिंह, और मेवाड़ का शासक था भीम सिंह। मारवाड़ का शासक भी कौन है, भीम सिंह, और मेवाड़ का शासक भी कौन है, भीम सिंह था। अब कृष्णा, भीम सिंह जो मेवाड़ का शासक है, उसका कृष्णा कुमारी क्या थी, लड़की। समझने की कोशिश करना कि जो भीम सिंह मेवाड़ के हैं उसकी पुत्री कौन है, कृष्णा कुमारी, और उसकी सगाई किसके साथ की जाती है, मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ। ये क्या कर दी, सगाई कर दी। क्लियर, सगाई की, लेकिन परिणाम स्वरूप ज्यादा दिन तक कौन नहीं रह पाए, भीम सिंह नहीं रह पाए, और यहां शासक बन गया मान सिंह। मारवाड़ में शासक कौन बन गया, मान सिंह बन गया। नहीं रह पाई क्या, सगाई ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, भीम सिंह की देहांत हो गया, और अगला शासक बन गया कौन, मान सिंह। अब सगाई जैसे ही टूटी कि अब रहा ही नहीं, तो सगाई किस काम की, तो कृष्णा कुमारी की सगाई जगत सिंह के साथ की गई, जो हमारे कछुआ वंश है, शासक जगत सिंह सेकंड के साथ कर दी। इसको लगा बुरा कि भाई तो खत्म हुआ, मैं तो हूं। तो इस कृष्णा कुमारी विवाद को लेके इन दोनों के मध्य क्या होता है, घिंगोली का युद्ध होता है। कौन सा, 1808 में घिंगोली का युद्ध होता है मान सिंह के और जगत सिंह के। देखो इनको सही से देखते हैं हम। ये तो समझ आएगी कि घिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य होगा। देखो घिंगोली का युद्ध हुआ कृष्णा कुमारी को लेके। जो मेवाड़ का शासक तो मान सिंह है, मान सिंह तो मेवाड़ से है, और हमारे जो जयपुर से है जगत सिंह, जगत सिंह सेकंड। ये दोनों के मध्य क्या होता है, युद्ध, और ये क्या होता है, इस युद्ध में जीतता है घिंगोली के युद्ध में। महिला के लिए लड़ लिए इधर। अब इसकी बात चल रही थी कि रस कपूर क्या निरंतर क्या बढ़ता जा रहा है, हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, शासन में हस्तक्षेप करना। ये तो इधर घिंगोली के युद्ध में आ गया, और उधर रस कपूर का क्या बन रहा है, हस्तक्षेप बढ़ रहा था कहाँ, जो शासन है उसके अंदर। इससे सामंत लोग परेशान हुए, और सामंत लोग परेशान होके क्या करना शुरू किया, क्या किया उन्होंने, रस कपूर को कैद किया, और कैद करके कहाँ रखा, नाहरगढ़। नाहरगढ़ जो दुर्ग था उसमें क्या करते हैं, रखते हैं किसको, रस कपूर को, क्योंकि शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। क्लियर आता है। जगत सिंह के बारे में कितनी बात हुई, 15 अप्रैल 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। क्लियर। दूसरी बात, प्रेमिका जो रस कपूर थी उसको बंदी बना के कहाँ रखा जाता है, नाहरगढ़ में। उस समय मेवाड़ घिंगोली का युद्ध होता है 1808 में, और वो होता है मान सिंह के और जगत सिंह के मध्य। इस युद्ध में जगत सिंह सेकंड क्या होता है, विजय रहता है। होता है किसके कारण है, जो कृष्णा कुमारी है उसके को लेके क्या होता है, ये युद्ध होता है घिंगोली का। अगला शासक देखते हैं। अगला शासक राम सिंह आता है। राम सिंह के काल को भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
राम सिंह का काल भी। तो राम सिंह सेकंड आ गया यहाँ से, राम सिंह सेकंड। इसके बारे में पढ़ते हैं राम सिंह सेकंड के, कि राम सिंह सेकंड है वो थे हमारे जय सिंह थर्ड के पुत्र। कौन? राम सिंह। जय सिंह थर्ड की थोड़े बाद दिनों बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अल्पकाल में क्या बनते हैं? राम सिंह राजा बनता है। कि छोटी सी उम्र में ही मान सिंह क्या बन गया था? राम सिंह राजा बन गया आमेर का। तो उसको संरक्षक की आवश्यकता पड़ी कि आप संरक्षक कौन करे, कि ये बन तो गया लेकिन संरक्षक यानी कि हेल्प करने वाला चाहिए। तो हेल्प करने वाला कौन था? वो देखो, संरक्षक। छोटी उम्र में राजा बन रहे तो संरक्षक जॉन लुडलो। जॉन लुडलो एक अंग्रेज अधिकारी है जो इसका क्या करता है? संरक्षक प्रदान करता है, इसको सहायता देता है कि आप बड़े हो तब तक शासन चलाते हैं। इस बंदे ने, अंग्रेज है ये, लेकिन इस बंदे ने हमारे आमेर के अंदर बहुत बहुत अच्छे काम किए, हमारे कछवा वंश में बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले इन्होंने सती प्रथा पे कानून बनाया। सती प्रथा कि जो महिला है वो अपने पति के साथ जिंदा रहते हुए क्या होती थी? सती होती थी। तो उसके ऊपर कानून बनाया और पाबंदी लगे कि आज के बाद कोई भी महिला क्या नहीं होगी? सती नहीं होगी। कानून बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले क्या होता था? पुरुष की जैसे ही डेथ होती थी, क्या किसको? महिला को सती होना पड़ता था। और सती प्रथा पे पाबंदी लगा दी पूर्णतः किसने? जॉन लुडलो ने कहा आमेर में। इसके अलावा एक और काम किया इसने, समाधि प्रथा पर भी पाबंदी लगाई। समाधि प्रथा, समाधि प्रथा होती क्या थी? कि समाधि, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिनको आज अपन लोक देवताओं के रूप में मानते हैं, जैसे जाम्बो जी महाराज, रामदेव जी, पीपाजी, ये क्या है? सब समाधि लेते हैं क्योंकि इनको लगता था कि जो क्या है, कुछ समय बाद हमारी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्या करते थे? एक गड्ढा खुदवाते थे और खुद को जीवित उसके अंदर क्या रखते थे? डलवा के उस पर मिट्टी डलवा देते थे। उसको क्या बोलते हैं? समाधि प्रथा। तो हमने तो समाधि प्रथा जो किया है उसको लोक देवता के रूप में माना है, लेकिन उनको लगता था गलत कि यार एक जिंदा रहते हुए इंसान समाधि कैसे ले सकता है। तो उस समाधि को क्या किया इन्होंने? रोका। समाधि को रोकने का काम कौन करता है? जो हमारे जॉन लुडलो है, उन्होंने समाधि प्रथा पर पाबंदी लगाई। इसके अलावा कन्यावध, कन्यावध, अब ये भी क्या है? एक प्रथा थी कि पहले क्या था? महिलाओं को, जो कन्या थी, लड़की जैसे ही जन्म लेती थी उसको क्या कर देता? मार दिया जाता था। तो इसके ऊपर भी कानून बनाने वाला काम कौन करता है? जॉन लुडलो ही करते हैं कि आप कन्या का वध कैसे कर सकते हो, वो तो कन्या वध कहलाएगा। तो इस पे कानून बनाया। इसके अलावा देखते हैं और मानव व्यापार, कि व्यक्ति को बेचना, व्यक्ति को क्या कर देते हैं? बेचना। जैसे साधु संत है तो वो क्या कर ले? खरीद लेते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि अपन चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य खरीदता ही है उसके मामा से। तो वो एक क्या हो गया? मानव व्यापारी था, लेकिन उस टाइम तो वो सही हो गया। इसने क्या कर दी? इस पे भी पाबंदी लगवा दी कि आप किसी भी मानव को बेच नहीं सकते, किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते? बेच नहीं सकते। ये क्या है? इनके खिलाफ है असूलों के, क्योंकि सबको जीवन जीने का अधिकार है। आज अपने फंडामेंटल जो राइट्स है, मौलिक जो अधिकार है, वो भी यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, वो भी गरिमापूर्ण, कि किसी के दबाव में आके नहीं। घर वाले भी करे दबाव तो उसमें भी आके नहीं जी सकता। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है किसको? हर व्यक्ति को। तो ये तो क्या है? मानव व्यापार कर रहे हैं। एक और दास प्रथा भी थी इसमें, अंग्रेजों ने खुद भी चला रखी थी, वो भी वही थी, दास प्रथा भी। मानव व्यापार करना, यार काम करवा रहा है बंदे के पास तो उसको पैसे तो दो। नहीं, दास प्रथा भी वही थी और मानव व्यापार भी वही है, जो सेम है। इसके अलावा इसी में देखते हैं राम सिंह में, कि राम सिंह ने और क्या किया। 1857 की क्रांति हुई। अगर संरक्षक कौन कर रहा है? जॉन लुडलो कर रहा है, एक अंग्रेज अधिकारी कर रहा है। तो राम सिंह 1857 की क्रांति में किसका सहयोग करता है? जो अंग्रेज है उनका सहयोग करता है, हमारे भारतीय राजाओं का सहयोग ना करके उनका सहयोग करता है अंग्रेजों का। और इसको उपाधि दी जाती है सितार
ए हिंद। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि किसको दी और क्यों दी। तो आपको पता है कि क्यों दी, क्योंकि अंग्रेजों की 1857 की क्रांति में सहायता करता है कौन, राम सिंह सेकंड। इसलिए अंग्रेजों के द्वारा सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है, नवाजा जाता है किसको, जो राम सिंह सेकंड। इसके अलावा अगली बात करें इसने और क्या किया, तो इसने 1857 में ही 1857 में एक मदरसा की स्थापना करता है, मदरसा ए हुनरी। मदरसा ए हुनरी इसकी क्या कर दी, स्थापना कर दी किसने, राम सिंह सेकंड ने। राम सिंह सेकंड ने की क्यों, कला के विकास के लिए, कला के विकास के लिए किसकी, मदरसा ए हुनरी। जैसे किसी को हाथ का काम आता है, किसी को हाथ का काम, आगे अपन इसी में पढ़ेंगे ब्लू पेंट्री, ब्लू पेंट्री पढ़ेंगे। तो ब्लू पेंट्री भी क्या थी, कला के विकास में योगदान है। अब देखो इसके बाद में होता क्या है कि कला के विकास में जिसको जो काम आता है उसको बढ़ावा देगा इस संस्था के माध्यम से। ऐसे तो हो नहीं सकता, कोई संस्था ओपन की और उस संस्था के आधार पे क्या किया, बढ़ावा दिया। मान लो जैसे किसी को क्या आता है, कपड़ा बुनना आता है, कपड़ा बुनना आता था, तो कपड़ा भी हुनर है, एक कला है। अरे आज भी अपन देखते हैं समाज से भी कला है, एक समाज सेवी करना भी तो क्या है, कपड़ा बुनना भी कला है। तो कपड़ा बुनने के लिए भी तो स्थान चाहिए ना। तो ऐसे ही कला को बढ़ावा देने के लिए इसने मदरसा की क्या कर दी, स्थापना कर दी, जिसमें जैसा हुनर हो, जैसी कला हो, जैसा कार्य करने की क्षमता हो, उसके आधार पे क्या किया जाएगा, काम करे वो इसी मदरसा में आके। एक और देखो इसने के समय वेरी इंपॉर्टेंट, 1866 में जो हमारे बंगाल के एक व्यक्ति हुए हैं और उनका नाम है क्रांति चंद्र मुखर्जी, चंद्र मुखर्जी। क्रांति चंद्र मुखर्जी ने क्या की, राजस्थान में पहली कन्या विद्यालय की स्थापना की। वो राजस्थान की क्या थी, पहली विद्यालय थी कन्या, यानी कि राजस्थान में कन्याओं को पढ़ाने के लिए पहली विद्यालय की स्थापना कर दी क्रांतिलाल मुखर्जी ने 1866 में, इसी के शासनकाल में। उस टाइम मानो कैसी हालात रही होगी कि जो मुखर्जी है 3 ही लड़कियां पढ़ने आई, फिर भी इन्होंने अपने खुद के दम पे क्या चिल्लाई, एक विद्यालय चलाया और महिलाओं को पढ़ाई के अंतर्गत आगे से आगे प्रोत्साहन दिया। आज भी हमारी सरकारें हैं वो क्या कर रही है, कला के क्षेत्र को बढ़ावा देना, जो विद्यालय है, शिक्षा है, उसको बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती है। तो ये भी एक योजना थी कि महिलाओं को अलग से पढ़ाना, महिलाओं को जो कन्या है लड़कियों को अलग से पढ़ाना। लुडलो ने तो क्या कर दी, कन्यावत पे रोक लगा दी, कन्यावत पे रोक लगाई थी, तो उन कन्याओं को पढ़ाना भी जरूरी था। तो उन कन्याओं को पढ़ाने के लिए एक विद्यालय बनाया गया 1866 में क्रांति चंद्र मुखर्जी के द्वारा, और वो कहाँ किसके शासनकाल में रहा, हमारे राम सिंह के शासनकाल में ही रहा। इसके अलावा महाराजा कॉलेज की स्थापना हुई। महाराजा आज भी है, कॉलेज की स्थापना भी किसके द्वारा की जाती है, राम सिंह सेकंड के द्वारा। देखो क्या किया इसने, 1857 के अंदर अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण सितारे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा राम सिंह को दी गई। फिर 1857 में एक मदरसा ए हुनरी की स्थापना की कि कला के क्षेत्र में जिसमें जैसा हुनर है वो वैसा काम करने आ सकता है। फिर क्या 1866 में जो क्रांति चंद्र मुखर्जी है उन्होंने कन्या विद्यालय की क्या की, स्थापना की, और कन्या विद्यालय के द्वारा क्या करना शुरू किया, महिलाओं को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया, पढ़ाई के प्रति जागरूक करके आज भी ये चल रही है। इसके अलावा महाराजा कॉलेज की स्थापना राम सिंह सेकंड ने की। अब देखो 1876 में एक अंग्रेज अधिकारी भारत आता है। 1876 में एक अंग्रेज अधिकारी कौन, प्रिंस अल्बर्ट भारत आया। ये क्या है, एक अंग्रेज अधिकारी है जो हमारे 1876 में कहा आता है, भारत आता है। नाम क्या है, प्रिंस अल्बर्ट। इसको रुकने के लिए अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया, अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसके लिए, जो प्रिंस
अल्बर्ट भारत आए, उन्हीं के रहने के लिए अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाता है कौन? जो हमारे राम सिंह है। राम निवास बाग का निर्माण करवाया। और किसका? राम निवास बाग का निर्माण भी कौन करवाता है? जो हमारे राम सिंह सेकंड है। इसके अलावा देखो और ब्लू ब्लू पोट्री विकसित की। एक ये है ब्लू पोट्री, एक कला है ये। कैसे? जैसे मिट्टी के बर्तन देखे हैं, घड़ा मान लो एक मिट्टी का कच्चा, तो उस पे डिजाइन ब्लू बनाना, डिजाइने बनाने का काम क्या किया? शुरू किया। अभी हमने देखा था कि मदरसा ए हुनरी, तो उसमें क्या कर सकता है? इस ब्लू पोएट्री को शामिल किया जाता है। कच्चे जैसे कच्चे बर्तन है और उन पे डिजाइने बनाना का काम क्या कहलाता? ब्लू पोएट्री। इसके अलावा इन्होंने और काम भी करवाया। जो जयपुर है उसको गुलाबी नगर में क्या करवाया? रंगवाया, कि पूरा क्या होगा? जयपुर गुलाबी रंग का ही होगा। गुलाबी गुलाबी कर दिया पूरे जयपुर को, जिसी कारण आज जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से आगे हम अब आगे बात करते हैं माधव सिंह सेकंड की। राम सिंह सेकंड के बारे में पढ़ लिया था हमने कि अंग्रेजों की द्वारा स्थापना हो गई, सुधार दिया। अब संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है उसको सुधारते जा रहे, धीरे धीरे हमारे जो सामाजिक सुधार है वो बढ़ते जा रहे निरंतर। अब हमें जो हमारे माधव सिंह सेकंड है उनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा शासक है ये माधव सिंह सेकंड। जहां अपने आप को ही हीरो समझता था, अपने आप को सबसे ऊपर मानता था कि मैं सबसे ऊपर, बाकी सब नीचे हैं मेरे। तो ये किस नाम से? बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था इनको। बब्बर शेर किसको कहा जाता है? माधव सिंह को क्या कहा गया है? बब्बर शेर कहा गया है। अब देखो क्यों कहा गया है? खुद 6 फीट 7 फीट का बड़ा डाकी टाइप का आदमी है और खुद को बहुत अच्छा शासक मानता है कि मैं ही हूं और कोई है ही नहीं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? बब्बर शेर। किस तरह ने दिया? किसी से डरता नहीं था। आगे देखना, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा इसके बारे में, बहुत मस्त लाइनें आएगी। उसी के कारण इसको देखो, इन्होंने मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय ने क्या की? BHU की स्थापना। इस समय अंग्रेजों से आजाद होने के लिए संगठनों की स्थापना की जा रही थी कि ऐसे कुछ संगठन बनाए जाएं जिनसे अंग्रेजों से आजाद हो, अंग्रेजों की से आजादी मिल जाए हमें। इसी संगठन में एक मदन मोहन मालवीय ने भी BHU की स्थापना की। BHU की स्थापना की तो इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ी। तो जो हमारे माधव सिंह थे उन्होंने कितने? 5 लाख रुपए दिए कि 5 लाख रुपए ले जाओ आप और किसकी स्थापना कर लो? BHU की स्थापना कर लो। इस ईसाइयों से तो हमें छुटकारा चाहिए, ईसाइयों से हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो इन्होंने BHU की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दिए। क्लियर? इसके अलावा आगे की बात करें तो इसने जो हमें नाहरगढ़ पढ़ते आ रहे हैं, जहां नाहरगढ़ की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने, वहीं नाहरगढ़ में रस कपूर को रखा गया और उसी नाहरगढ़ में इसने अपनी 9 दासियों के लिए 9 महलों का निर्माण करवा दिया। समझ आया? यानी कि नाहरगढ़ दुर्ग में ही किसका? 9 एक जैसे महल, एक भी चीज चेंज नहीं, एक भी इधर कमरा तो उसमें भी इधर ही, इधर से उधर भी नहीं हुआ। 9 महल बनवाए। क्या? एक जैसे, एक ही तरह दिखने वाले कितने महल बनवा दिए? 9 महल बनवा दिए। किसने? माधव सिंह ने अपनी दासियों के लिए। इसके अलावा मुबारक महल बनाया, मुबारक महल, और वो कहां बनाया? सिटी पैलेस में, जिसकी स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा चंद्रमहल के रूप में की जाती है, उसे सिटी पैलेस कहा गया। और सिटी पैलेस में इस बंदे ने क्या करवा दी? मुबारक महल का निर्माण करवा दिया कि एक मुबारक महल भी रहेगा। इसी ने 1904 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1904 में डाक व्यवस्था, राजस्थान में सबसे पहले
कहीं डाक व्यवस्था चालू हुई थी तो वो था हमारा जयपुर। राजस्थान में सबसे पहले डाक व्यवस्था 1904 में माधो सिंह ने चलाई थी कि अब डाक व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। इसके अलावा चांदी के बर्तन कहाँ लेके जाता है? लंदन लेके जाता है। सुनना, क्या हुआ था कि लंदन में जो राजा बनने की परंपरा थी उसी का निरंतर प्रयास होता जा रहा था। अगला राजा बनने वाला था और अगला राजा बनना था तो राज्याभिषेक में भारत के सभी राजाओं को आमंत्रित किया। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्या हुआ था, राजस्थान पूरा भारत क्या हो गया, उसके अंदर समा गया कि यार भारत पे अपना अधिकार है तो भारत को तो बुलाए कि हम भी उनके राजा हैं, हमारा भी राजा ही हुआ था वो उस टाइम। तो क्या हुआ कि भारत के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया, उसमें माधो सिंह को भी किया गया। माधो सिंह ने सोचा यार कि मैं वहां जाऊंगा, मेरे धर्म भ्रष्ट होगा, उन ईसाइयों के खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, रहूंगा, तो क्या मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, लेकिन जाना भी जरूरी है अगर उन्होंने बुलाया है तो। लेकिन किया क्या जाए इसके लिए? उन्होंने दिमाग लगाया कि चांदी के बर्तन बनवाए, दो करीबन 7 क्विंटल के थे, 2 चांदी के बर्तन, और कहा, आदेश दिया गंगाजल लिया हो, इसमें क्या भरवा दो? गंगाजल भरवा दो, गंगाजल से भर के लेके चलेंगे। सर्वप्रथम माधो सिंह ने गंगाजल, इसके अलावा खाने के लिए आटा, फल फूल कंदमूल सब ले लिया कि वहां तो मैं ईसाइयों का एक दाना तक ही नहीं खाऊंगा। इसने ये सौगन खा ली, सौगन खाई तो दाना तक नहीं खाया। इसने चांदी के बर्तन बनवाए और लंदन लेके गया पहली बार के इसको चांदी के बर्तनों को। लेकिन किसी ने, जलते हैं लोग, तो अपने ही राजा ने कह दिया कि ये तो धर्म नहीं मानता, छुआछूत करता है। तो रानी को इसने क्या कह दिया कि बेटी हो आप मेरी, और हमारी जो संस्कृति है उसमें बेटी के घर का पानी खाना नहीं खाया जाता, इसलिए मैं अपना लेके आया हूँ खुद का। वो अपने धर्म को इतने मानने वाला था, इसलिए क्या लेके गया था? चांदी के बर्तन लेके गया। कहाँ? लंदन। इसके बाद में अंतिम राजा आता है हमारे जो कछुआ वंश है उसका, मानसिंह सेकंड। ये क्या है? अंतिम राजा है। कहाँ के? जयपुर के। ऐसे ले सकते इसको, आजादी के समय राजा, कौन थे? मानसिंह सेकंड थे। इसके अलावा और ले सकते हैं कि राजस्थान का पहला व अंतिम राज प्रमुख राजस्थान का पहला व अंतिम क्या था? राज प्रमुख था। राज प्रमुख का पद ये मान लो कि राज्यपाल। जब हमारा एकीकरण हो रहा था तो इसको क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। किसको? मानसिंह सेकंड को। तो इसके बारे में 2 लाइनें हो गई। राजस्थान के आजादी के समय जयपुर का शासक रहा, राजस्थान का पहला व अंतिम राज प्रमुख था। इसकी एक रानी थी गायत्री देवी। रानी की बात करें, रानी थी गायत्री देवी। देखो, जो हमारा मानसिंह है पोलो खेलने में बहुत माहिर था, राजस्थान की पोलो टीम का भी कैप्टन रह चुका है। पोलो खेलने में बहुत शानदार था, बहुत लंबा चौड़ा आदमी। गायत्री देवी इसकी क्या है? रानी है। कूच बिहार बंगाल की राजकुमारी है। कूच बिहार बंगाल की क्या है? राजकुमारी थी। सही। कूच बिहार हमारे बंगाल में एक स्थान है कूच बिहार, वहां की क्या है? राजकुमारी। कौन? जो गायत्री देवी है। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य, ये क्या बनती है? ये कि राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य, महिला लोकसभा सदस्य कौन? गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य भी बनती है। क्लियर? समझ में नहीं आता है? देखो दोबारा कि मानसिंह सेकंड में होता क्या है। मानसिंह सेकंड राजा रहता है जयपुर का। कब? आजादी के समय। इसके अलावा राजस्थान में पहला व अंतिम राज प्रमुख भी कौन रहता है? मानसिंह ही रहता है। पहला भी यही बना था, अंतिम भी। बाद में तो राज्यपाल का पद आ गया था, इसलिए राज प्रमुख का पद समाप्त किया जाता है और क्या? राज्यपाल का पद सर्जित हो जाता है। रानी कौन थी? तो रानी गायत्री देवी थी इनकी,
जो कूच बिहार एक स्थान है बंगाल का, वहां की क्या थी, ये राजकुमारी थी रानी, और ये हमारे राजस्थान की पहली लोकसभा सदस्य बनी थी, महिला लोकसभा सदस्य बनी। ये कछुआ वंश समाप्त होता है। धन्यवाद। इसी के साथ आज पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया कछुआ वंश। इसके बाद में अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में शुरुआत करेंगे।